यूक्रेन जल रहा है। पुतिन आग से खेल रहे हैं। एक 1306 दिन से लड़ाई चल रही है। अब ज़ेलेंस्की को सरेंडर करना होगा या नाटो और अमेरिका को युद्ध क्षेत्र में खुलकर आना होगा। नाटो देश यूक्रेन के कंधे पर मिसाइल रखकर बहुत दिनों तक रूस को नहीं रोक सकते। जब युद्ध शुरू हुआ था, पुतिन सिर्फ वो हिस्सा कब्जाना चाहते थे जहां रूसी आबादी ज्यादा है। अब पुतिन को कीव पर कब्जा करना है, पूरे यूक्रेन को रूस में मिलाना है। यूरोप और अमेरिका के जो नेता पुतिन के इस बात को हल्के में ले रहे थे, उन्हें यूक्रेन से आई इन तस्वीरों को ध्यान से देखना चाहिए। आग के लपटों में यूक्रेन की फैक्ट्रियां जल रही हैं। पुतिन भस्मासुर बन चुके हैं। रूस अब ऐसे बम चला रहा है जो सब जलाकर राख कर दे रहे हैं। पहले ऐसे हमलों के लिए रूस फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा था। अब ड्रोन में हैवी एक्सप्लोसिव बम लगाकर यूक्रेन को भस्म किया जा रहा है। यह यूक्रेन का सुमी सिटी है। यहां से यूक्रेन की सेना को हथियारों की सप्लाई हो रही थी। रूस ने टारगेट लॉक किया और रात में ड्रोन अटैक कर उस पूरे अड्डे को ही जला दिया। पुतिन की अग्निवर्षा से डरे ज़ेलेंस्की ने फिर ट्रंप से गुहार लगाई है, युद्ध रोकने की अपील की है, रूस से लड़ने के लिए और हथियार मांगे हैं। ज़ेलेंस्की फिर अमेरिका जा रहे हैं, जहां ट्रंप से मुलाकात करेंगे। पुतिन इन सबसे बेफिक्र हैं। रूस रात में हवाई हमले कर रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है। दिन में उसकी सेनाएं यूक्रेन के हिस्से पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। रूस ने 21 सितंबर को ज़ेलेंस्की के 9 शहरों पर तबाही मचाई थी। 22 को यूक्रेन के 3 प्रांतों में पुतिन का कहर बरपा। सबसे ज्यादा तबाही ज़पोरिज़िया, सुमी और राजधानी कीव में हुई। रूस के ताजा मिसाइल अटैक में यूक्रेन के 10 अपार्टमेंट जलकर राख हो गए। करीब 2 दर्जन मकान अब रहने लायक नहीं बचे हैं। पुतिन ने दूसरा फ्रंट भी नाटो के खिलाफ खोल दिया है। पहले एस्टोनिया के आसमान पर रूसी जहाजों ने उड़ान भरी। अब रूसी स्पाई प्लेन ने नाटो देशों में हड़कंप मचा दिया है। बाल्टिक सागर के ऊपर पुतिन लगातार नाटो का इम्तिहान ले रहे हैं। पुतिन को उलझाने के लिए नाटो देशों ने क्रीमिया का फ्रंट खुलवा दिया है। ज़ेलेंस्की ने 24 घंटे में क्रीमिया पर 2 बड़े हमले बोले हैं। पहला हमला क्रीमिया के फोरोस रिसोर्ट पर और दूसरा हमला क्रीमिया के समंदर पर रूस के एम्फीबियंस एयरक्राफ्ट्स पर। जिस फोरोस रिसोर्ट पर ज़ेलेंस्की की आर्मी ने ड्रोन अटैक किया है, वहां रूस के वीवीआईपी लोग ठहरते हैं। सीक्रेट सर्विस के एजेंट आते जाते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़ी बड़ी डील करते हैं। यूक्रेन ने क्रीमिया के जिस फोरोस रिसोर्ट पर हमला बोला है, वहां से पुतिन का भी खास कनेक्शन है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन यहां कई बार आ चुके हैं। रूस के फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के लोग भी इस रिसोर्ट में अक्सर आते जाते रहते हैं। क्रीमिया में फोरोस को रिसोर्ट टाउन के तौर पर जाना जाता है। यूक्रेन ने जिस रिसोर्ट पर हमला किया है, वो फोरोस सैनाटोरियम है। रूस के एलीट लोग यहां छुट्टियां बिताने आते हैं। यूक्रेनी हमले में रिसोर्ट के साथ साथ एक स्कूल को भी नुकसान हुआ है। रूस का दावा है कि यहां ड्रोन में बहुत खतरनाक विध्वंसक रखकर विस्फोट कराया गया। फोरोस अटैक में 3 लोगों की मौत हुई और 16 लोग जख्मी हुए हैं। फोरोस पर हमले से पुतिन बहुत आग बबूला है। इसका खामियाजा ना सिर्फ ज़ेलेंस्की बल्कि उन्हें मदद करने वाले लोगों को भी उठाना पड़ेगा। इसका संकेत रूस की विदेश मामलों की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा के बयान से मिलता है। ये कीव शासन का एक और आतंकवादी कृत्य है। नाटो और यूरोपीय यूनियन जो रूस के खिलाफ अग्रेशन के लिए कारणों की तलाश कर रहे हैं, उन्हें आईने में देखने की जरूरत है।
वो यूरोप में अस्थिरता और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, कीव शासन को स्पॉन्सर कर रहे हैं और हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने 24 घंटे में पुतिन को एक और बड़ा झटका दिया जब क्रीमिया के समंदर में रूस के 2 एम्फीबियंस एयरक्राफ्ट को मार गिराया। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट HUR ने दावा किया कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस के B-12 चाकिया एम्फीबियस एयरक्राफ्ट पर हमला हुआ है। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट ने इसकी तस्वीरें भी जारी की हैं। तस्वीरों में रूस का BE-12 चाका एम्फीबियस एयरक्राफ्ट समंदर में दिख रहा है। अचानक एक कामिकाज़े ड्रोन आता है। जब तक रूसी डिफेंस फोर्स कुछ समझ पाते, ड्रोन एयरक्राफ्ट पर टूट पड़ता है। यूक्रेन ने रूस के जिन BE-12 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट्स को तबाह किया है, वो समंदर और उसके आसपास जमीनी एरिया में सर्विलांस और अटैक दोनों काम करते हैं। रूस ने इन्हें शीत युद्ध के दौरान अमेरिका की पनडुब्बी गतिविधियों का पता लगाने के लिए बनाया था। 1960 में पहली बार इनका इस्तेमाल शुरू हुआ था। अमेरिकी नौसेना के 6ठे बेड़े की निगरानी में इनका खास इस्तेमाल हुआ था। ये विमान शक्तिशाली रेडार और समंदर में टोही प्रणालियों से लैस है। ये लंबे समय तक उड़ान भर सकते हैं। पनडुब्बियों के साथ साथ ये दुश्मन की छोटी नौकाओं का भी पता लगाने में सक्षम है। यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के 3 Mi-8 हेलीकॉप्टर को भी मार गिराने का दावा किया है। क्रीमिया पर यूक्रेनी हमले के बाद पुतिन का गुस्सा और भड़क गया है। क्या अब इसका जवाब नाटो देशों के खिलाफ पुतिन के बड़े प्रहार के रूप में देखने को मिलेगा? आपको क्या लगता है कि आप क्या है? हम बस यही सुनते हैं, आपको अवश्य करना होगा। हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, तुम किसके समान हो? वे स्पष्ट रूप से अपना स्थल भूल गए हैं। अब समय आ गया है कि हम उन्हें याद दिलाएं। रूसी मीडिया ने थोड़ी ये तस्वीरें जारी कर पुतिन के अगले प्लान का इशारा दे दिया है। पुतिन अब ग्राउंड ऑपरेशन तेज करने वाले हैं। यूक्रेन पर जमीनी हमला और तेज करने वाले हैं। नाटो के लिए यह पुतिन के प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा हो सकता है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने एक ऐसी रिपोर्ट छापी है जिससे पुतिन के दुश्मनों की टेंशन बहुत बढ़ने वाली है। पुतिन ने आर्मी में भर्तियां तेज करने के आदेश दिए हैं। 2,92,000 नए रंग रूटों की भर्ती की जा रही है। हर हफ्ते 7,900 रंग रूट रूसी सेना में भर्ती किए जा रहे हैं। हर महीने 31,600 जवान रूसी सेना में जोड़े जा रहे हैं। संकेत साफ है, नाटो आ जाए या 26 मुल्क अलग अलग आ जाएं या अमेरिका डायरेक्ट उतर जाए, पुतिन अब न थमने वाले हैं और न रुकने वाले हैं। पुतिन वही करेंगे जो उन्होंने सोचा है। तो क्या पुतिन आने वाले स्प्रिंग सीजन में हमले और तेज करेंगे? क्या समर में पुतिन कीव पर झंडा फहराएंगे? वॉर रिसर्च ने जो नक्शा अभी जारी किया है उसके मुताबिक ओडेसा, खेरसोन, मेलिटोपोल, मारियोपोल, डोनेट्स्क, लुहांस्क, खार्किव और सुमी के बड़े हिस्से पुतिन के कब्जे में हैं। 11 जगहों पर रूस यूक्रेन के बीच सीधी जंग चल रही है। पुतिन इसी समर में इस जंग को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए बड़ी तादाद में रूसी सेना में नए रंग रूट भर्ती किए जा रहे हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि उनकी सेना रूस को पीछे धकेल रही है और वो बड़े एरिया को वापस ले चुके हैं। ऑपरेशन की शुरुआत के बाद से हमारे सैनिकों ने 160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मुक्त करा लिया है। 170 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र से रूसी सैनिकों को खदेड़ दिया गया है। हमने अपने एक्सचेंज फंड को काफी हद तक फिर से भर दिया है। हमारे पास पहले से ही लगभग 100 रूसी कैदी हैं और आने वाले हैं। इस दिशा में 7 बस्तियों को पहले ही मुक्त करा लिया गया है और 9 अन्य को भी रूसी उपस्थिति में मुक्त करा लिया गया है। ज़ेलेंस्की के दावों को उनकी सेना के ही अधिकारी झूठा बता रहे हैं। यूक्रेन के पास सैनिकों की सख्त कमी हो चुकी है। इसका प्रमाण ये वीडियो है जिसमें यूक्रेन के सैनिक दावा कर रहे हैं कि वो फ्रंट पर लड़ रहे अपने सैनिकों को हथियार और रसद टाइम पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि रास्ते में रूसी सेना बड़े बड़े अटैक कर उन्हें नष्ट कर दे रही है। रूसी हमलों से बचने और यूक्रेन की सेना अब बैटरी और रिमोट से चलने वाले छोटे वाहनों में सप्लाई भेज रही है। इन्हें रोबोटिक ग्राउंड मशीन कहा जाता है।
इसमें टाइम ज्यादा लगता है, मोर्चे तक सामान कम पहुंच पाता है, लेकिन सेना को अपने जवानों का नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। इसके लिए यूक्रेन ने छोटे छोटे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए हैं, जहां से 2 सैनिक इन गाड़ियों को ऑपरेट कर सकते हैं। युद्ध में लॉजिस्टिक्स पहुंचाना बहुत कठिन हो गया है, इसलिए इस रेडियो कंट्रोल कॉम्प्लेक्स का बहुत धन्यवाद, जहां से हम अपनी पोजीशन तक सामान पहुंचा पा रहे हैं। ये सैनिकों की जान बचाता है, जिन्हें पहले कार से या फिर पैदल सामान ले जाना पड़ता था। ये उन सैनिकों की जगह लेता है। रूसी इस दिशा में बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल वो पूरे डोनेस्क और लुहांस्क रीजन पर कब्जा करना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम कब्जे वाले इलाके को उनसे छुड़वाएंगे। ज़ेलेंस्की की सेना को यह आइडिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आया है, जब जर्मनी की सेना हथियार और रसद पहुंचाने के लिए वायर गाइडेड छोटे टैंक का इस्तेमाल करती थी। साइज के हिसाब से रोबोटिक ग्राउंड मशीन की लागत 1000 से 64,000 US डॉलर के करीब बैठती है। इस छोटी रोबोटिक मशीन में 200 किलो बारूद, हथियार, ईंधन और खाना पीना लोड किया जा सकता है। इन मशीनों को रूस के FPV ड्रोन से खतरा है, जो अक्सर इन्हें टारगेट तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर देते हैं।